जय हिंद। मॉडर्न हिस्ट्री के इससे पिछले सेशन में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 तक पढ़ लिया था। आज के सेशन में हम बात करेंगे अबाउट इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया के बारे में। हालांकि अगर आप बुक देखोगे तो बुक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के बाद बात की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बारे में, लेकिन हम यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को स्किप कर रहे हैं। एक्चुअली स्किप भी नहीं कर रहे हैं, हमने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है 114th लेक्चर। इस 114th लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में बातचीत की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बारे में। अगर आप सेशंस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। और अगर बाई चांस स्किप कर दिया है तो मॉडर्न हिस्ट्री की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाओ, इस 114th लेक्चर को देखो। इस सेशन में पूरे डिटेल में बातचीत की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बारे में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि हमारे कंट्री में सिविल सर्विसेज किस तरीके से इवॉल्व हुई। देखो शुरू करते हैं। हमारे कंट्री में सिविल सर्विस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किसने इंट्रोड्यूस किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया। बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के दो फंक्शंस हुआ करते थे। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग बॉडी थी, तो इसके कमर्शियल फंक्शंस हुआ करते थे, और दूसरा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिलिट्री फंक्शंस को भी एक्वायर करने की शुरुआत कर दी थी। कंपनी के वो सर्वेंट्स, वो ऑफिसर्स जो कि मिलिट्री फंक्शंस को परफॉर्म किया करते थे, उनकी सर्विसेज को बुलाया गया मिलिट्री सर्विसेज। और कंपनी के वो सर्वेंट्स, वो ऑफिसर्स जो कि कमर्शियल फंक्शंस को परफॉर्म किया करते थे, उनकी सर्विसेज को बुलाया गया सिविल सर्विसेज। क्या बुलाया गया? सिविल सर्विसेज। बहुत सिंपल। सिविल सर्विस सिस्टम को इंट्रोड्यूस हमारे कंट्री में किसने किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। और जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो नोशन बड़ा सिंपल था। कंपनी के ऐसे सर्वेंट्स, ऐसे ऑफिसर्स जो कि कमर्शियल अफेयर्स में एंगेज्ड हुआ करते थे, उनकी सर्विसेज को बुलाया गया क्या? सिविल सर्विसेज बुलाया गया। एक गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड वेरिन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वेरिन हेस्टिंग्स ने हमारे कंट्री में सिविल सर्विसेज की फाउंडेशन रखी। फाउंडेशन रखने की शुरुआत किसने की? वेरिन हेस्टिंग्स ने की। लेकिन ट्रू सेंस में हमारे कंट्री में सिविल सर्विसेज को इस्टेब्लिश करने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि गवर्नर जनरल रहे 1786 से लेकर 1793 के बीच में। ही वॉज द फर्स्ट टू ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस एंड ऑर्गेनाइज सिविल सर्विसेज इन आवर कंट्री। फाउंडेशन रखने की शुरुआत लॉर्ड वेरिन हेस्टिंग्स ने कर दी थी, लेकिन ट्रू सेंस में सिविल सर्विसेज को स्टेब्लिश हमारे कंट्री में किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। और कॉर्नवालिस के सिर्फ दो एजेंडास थे। एक तो कॉर्नवालिस का ये कहना था कि सिविल सर्विसेज को पूरी तरीके से करप्शन फ्री करना है, और दूसरा कॉर्नवालिस का ये कहना था कि सिविल सर्विसेज में सिर्फ यूरोपियंस को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, इंडियंस को बिल्कुल भी इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। करप्शन ख़त्म करने के लिए कॉर्नवालिस ने क्या किया? एक तो सिविल सर्वेंट्स की सैलरी बढ़ा दी। सिंपल बोला कि देखो हम आपको अच्छा पे दे रहे हैं, आपको करप्शन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, प्राइवेट ट्रेड से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया गया। तीसरा, सिविल सर्वेंट्स को साफ साफ बोला गया कि ना तो आप प्रेजेंट्स को एक्सेप्ट करोगे, ना कोई ब्राइब एक्सेप्ट करोगे, और अगर ऐसा करोगे तो आपको पनिश किया जाएगा। और फाइनली प्रमोशन थ्रू सीनियरिटी को भी इंक्लूड किया। जो जितना लंबे टाइम तक सिविल सर्विसेज को सर्व करेगा उसको उतने ज़्यादा प्रमोशंस मिलेंगे। और ये एकदम इनिशियल फेज़ की बातचीत है, तो इनिशियल फेज़ में करप्शन को ख़त्म करने के लिए ये सब भी करना अपने आप में काबिल तारीफ़ है। बहुत सिंपल। सिविल सर्विस सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया। फाउंडेशन रखने की शुरुआत किसने की? वेरिन हेस्टिंग्स ने की। लेकिन ट्रू सेंस में स्टैब्लिश किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। फिर एक गवर्नर जनरल और हुए, लॉर्ड वेलेस्ली। ये गवर्नर जनरल रहे 1798 से लेकर 1805 के बीच में। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में फोर्ट विलियम में एक कॉलेज स्टैब्लिश किया, कॉलेज सेटअप किया। जो नए रिक्रूट्स थे, जो सिविल सर्वेंट्स थे, उनको ट्रेन करने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में फोर्ट विलियम में कॉलेज को सेटअप किया। हालांकि ये जो कॉलेज है इसको डिसअप्रूव कर दिया जाएगा बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन 1806। लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में फोर्ट विलियम में कॉलेज को सेटअप किया नए रिक्रूट्स को ट्रेन करने के लिए। इस कॉलेज को डिसअप्रूव कर दिया गया बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन 1806, और इसकी जगह पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने ईस्ट इंडिया कॉलेज को सेटअप किया। ये जो ईस्ट इंडिया कॉलेज था ये कहाँ पे था? ये था हेलबरी, इंग्लैंड में। और ये जो ईस्ट इंडिया कॉलेज था ये 2 साल की ट्रेनिंग दिया करता था सिविल सर्वेंट्स को। कहानी क्या है? 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने
फोर्ट विलियम कॉलेज को सेटअप किया नए सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करने के लिए, लेकिन इस कॉलेज को डिसअप्रूव कर दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा इन 1806 और इसकी जगह पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने ईस्ट इंडिया कॉलेज को सेटअप किया इंग्लैंड में, जिसके थ्रू सिविल सर्वेंट्स को 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती थी। हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के बारे में पढ़ा हुआ है और चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में सिविल सर्वेंट्स के लिए ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। ये जो सिविल सर्विसेज थी इनको सभी के लिए ओपन कर दिया गया था, लेकिन अभी भी जो इंडियंस हैं वो हाई पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकते थे। ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन सिर्फ लोअर पोस्ट के लिए। जो हायर पोस्ट हुआ करती थी वो रिजर्व थी, वो अभी भी किसके लिए रिजर्व थी? यूरोपियंस के लिए रिजर्व थी। और ऐसा नहीं है कि 1853 के थ्रू उनको रिजर्व किया गया, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में लिख दिया गया था कि जो हाई पोस्ट हैं कंपनी की, ऐसी पोस्ट जिनमें 500 पाउंड्स पर एनम से ज़्यादा की सैलरी मिलती है, वो रिजर्व्ड हैं यूरोपियंस के लिए। कहने के लिए चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के थ्रू ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस कर दिया गया था फॉर दी सिविल सर्विसेज, लेकिन ये जो ओपन कंपटीशन था ये लोअर पोस्ट के लिए था, हायर पोस्ट अभी भी यूरोपियंस के लिए रिजर्व थी। अच्छा, इंडियंस को एक्सक्लूड करने के पीछे का रीज़न क्या था? एक तो ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि जो ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट है उसको ट्रू सेंस में सिर्फ इंग्लिश लोग ही सर्व कर सकते हैं। उनका ये मानना था कि अगर हम इंडियंस को इन्वॉल्व करेंगे तो इंडियंस हो सकता है ब्रिटिश इंटरेस्ट के खिलाफ काम करें। उनका ये मानना था कि इंडियंस केपेबल भी नहीं है और ट्रस्टवर्दी भी नहीं है। और फिर एक बड़ा रीज़न ये भी था कि ये जो सिविल सर्विसेज थी ये हायर पोस्ट थी, अच्छी पोस्ट थी, इन पे अच्छा पे मिलता था, तो यूरोपियंस खुद भी इनमें भर्ती होना चाहते थे। हाई कंपटीशन पहले से ही था, अगर इंडियंस के लिए भी ओपन कर दिया जाए तो फिर यूरोपियंस को कहाँ पे एडजस्ट करेंगे? तो इन 2-3 रीजंस की वजह से एक्चुअल में अगर सिंपल रीज़न बोलें तो यूरोपियंस का जो अपना कंट्रोल था उसको वो ढीला नहीं करना चाह रहे थे, वो किसी भी तरीके से चीज़ों को इंडियंस के हाथ में नहीं देना चाह रहे थे, इसलिए जितनी भी हाई पोस्ट थी उनसे इंडियंस को एक्सक्लूड किया गया। हालांकि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में थियोरेटिकली बोला गया था कि ये जो सिविल सर्विसेज हैं इनको सबके लिए ओपन किया जाए, बोला गया था, लेकिन इसको कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में मैंडेट कर दिया गया, लिख दिया गया कि भैया कंपटीशन करवाओ और कंपटीशन के थ्रू इन सिविल सर्विसेज के लिए आप रिक्रूटमेंट करो। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये सिर्फ लोअर पोस्ट के लिए हो रहा है, हायर पोस्ट अभी भी यूरोपियंस के लिए रिजर्व्ड है। इसके बाद एक कमेटी इन इंडियन सिविल सर्विसेज बनी जिसको पॉपुलरली बुलाया जाता है मैकुले कमेटी। देखो, ये तो पॉसिबिलिटी कम है कि कोई आपसे पूछे कि सिविल सर्विसेज का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, लेकिन आप प्रीलिम्स में ये पूछ सकते हैं कि कौन सी चीज़ पहले आई, कौन सी चीज़ बाद में आई। प्रीलिम्स में ये पूछ सकते हैं कि कौन सी कमेटी है जो कि सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है, तो इन कमेटीज़ के नाम याद रखना। मैकुले कमेटी, इस मैकुले कमेटी को काम दिया गया कि इंडियन सिविल सर्विसेज को किस तरीके से सुधारा जाए उसके बारे में बताओ। मैकुले कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी, उन रिकमेंडेशंस को पढ़ने की अपने को ज़रूरत नहीं है। 1856 में पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करवाया गया फॉर दी सिविल सर्विसेज। देखो, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के थ्रू ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस किया गया, फिर इसके बाद मैकुले कमेटी बनाई गई। मैकुले कमेटी ने भी एक बार फिर से कहा कि ओपन कंपटीशन जो है उसको जल्दी से जल्दी करवाया जाए, और फाइनली 1856 में पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ सिविल सर्विसेज के लिए। इसी बैकड्रॉप में 1861 में इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट को लाया जाएगा। ये जो इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट ऑफ 1861 था, इसके थ्रू एक बार फिर से जो हायर सिविल पोस्ट थी उनको रिजर्व कर दिया गया फॉर द यूरोपियंस। यूरोपियंस के लिए रिजर्व कर दिया गया, मतलब अभी भी हायर पोस्ट जो हैं वो इंडियंस के लिए अवेलेबल नहीं है। और कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से इंडियंस के लिए डिफ़िकल्ट किया जाए इन सिविल सर्विसेज में एंटर करना। जैसे जो एग्ज़ाम था वो इंग्लैंड में करवाया जाता था, मतलब आधे से ज़्यादा इंडिया तो यहीं पे एक्सक्लूड हो गया। सारे लोग इंग्लैंड जा ही नहीं सकते थे, इतना पैसा ही नहीं था लोगों के पास में। अंग्रेज़ लोग इतना चूस रहे थे कि बेचारे गरीब लोग तो इंग्लैंड जा ही नहीं सकते थे। जो लोग जा सकते थे उनके लिए भी क्या प्रॉब्लम है कि ये एग्ज़ाम होता था इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश कल परसों हमारे कंट्री में आई थी, उतने लोगों को आती नहीं थी, इंग्लिश लैंग्वेज में। और फिर इसमें 2 क्लासिकल लैंग्वेजेस की लर्निंग भी चाहिए थी। कौन कौन सी? एक तो ग्रीक की और दूसरी लैटिन की। मतलब ये समझ लो कि ऑलमोस्ट सारे इंडियंस एक्सक्लूड हो गए। कोई तो इंग्लैंड नहीं जा सकता है,
अगर कोई इंग्लैंड जा सकता है तो उसको इंग्लिश नहीं आती है, अगर कोई इंग्लैंड भी जा सकता है इंग्लिश भी आती है, तो फिर उसको ग्रीक भी सीखनी पड़ेगी, लैटिन भी सीखनी पड़ेगी, तब जाके कहीं वो एग्ज़ाम को क्लियर करेगा। ऊपर से एज का भी पंगा था, जो मैक्सिमम परमिशेबल एज थी इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए उसको भी कॉन्स्टेंटली रिड्यूस किया गया। जैसे 1859 में एज कितनी थी मैक्सिमम 23, 1860 में इसको घटा के कितना कर दिया गया 22, फिर 1866 में इसको घटा के कितना कर दिया गया 21, और फिर 1878 में कितना कर दिया गया 19, कि सिर्फ 19 साल की उम्र तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। आज की डेट में 32 साल तक लोग एग्ज़ाम दे पाते हैं। सोचो उस टाइम पे आपको इंग्लैंड में जाके पेपर देना है, इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर देना है, ग्रीक और लैटिन की भी आपको क्लासिकल लर्निंग होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज कितनी है सिर्फ 19 ईयर्स। कितना चैलेंजिंग था इंडियंस के लिए इन सिविल सर्विसेज में बैठना, इनको क्लियर करना। लेकिन इसके बावजूद 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर ICS। और ये इंपॉर्टेंट है, 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर ICS। देखो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 तक क्या हुआ वो तो अपने को समझ में आता है। इसके बाद एक कमेटी बनाई गई जो कि सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है, उसका नाम क्या है मैकुले कमेटी। इतना ही याद रख लो कि मैकुले कमेटी किससे रिलेटेड है, इंडियन सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है। फिर 1861 में इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट को लाया गया। इसके थ्रू एक बार फिर से जो हायर पोस्ट थी उनको यूरोपियंस के लिए रिजर्व कर दिया गया। एग्जाम कहाँ पे होगा, इंग्लैंड में होगा। कौन सी लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश में होगा, और साथ ही साथ ग्रीक और लैटिन की क्लासिकल लर्निंग भी रिक्वायर्ड थी। जो मैक्सिमम परमिशेबल एज थी उसको कॉन्स्टेंटली रिड्यूस किया गया और 1878 में तो सिर्फ 19 कर दिया गया। इतने चैलेंजेस के बावजूद 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर ICS। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस। स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस को इंट्रोड्यूस किया लॉर्ड लिट्टन ने। किसने इंट्रोड्यूस किया, लॉर्ड लिट्टन ने। 1878-79 के बीच में शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया गया बाय लॉर्ड लिट्टन। और लॉर्ड लिट्टन ने स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज में ये कहा कि जो 1/6 ऑफ द कोविनेटेड पोस्ट हैं, जो 1/6 ऑफ द हायर पोस्ट हैं, उनको फिल किया जाएगा बाय द इंडियंस। और ये जो इंडियंस हैं इनको नॉमिनेट करके भेजेगी लोकल गवर्नमेंट। लेकिन लोकल गवर्नमेंट जिनको भी नॉमिनेट करेगी उसके लिए पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय से अप्रूवल लेना पड़ेगा। देखो जो सिविल सर्विसेज थी उनका सिस्टम कैसा था। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में ये लिख दिया गया था कि भाई ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। लेकिन ये जो ओपन कंपटीशन था ये लोअर पोस्ट के लिए था। हायर पोस्ट को अभी भी रिजर्व किया गया था फॉर द यूरोपियंस। मतलब जो सिविल सर्विसेज की हायर पोस्ट थी उनमें अभी भी यूरोपियंस को नॉमिनेट करके अपॉइंट करके भेजा जाता था। यहाँ लिट्टन साहब एक नई सर्विसेज लेकर आ गए जिनको बुला रहे हैं स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस। और ये कह रहे हैं कि ये जो स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस हैं इनकी जो 1/6 हायर पोस्ट हैं उनको फिल किया जाएगा बाय द इंडियंस। इंडियंस के लिए एग्जाम नहीं होगा, इंडियंस को नॉमिनेट करेगी यहाँ की लोकल गवर्नमेंट। लेकिन जिसको भी नॉमिनेट किया जाएगा उसके लिए पहले सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और वाइसरॉय से अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेकिन ये जो स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस का सिस्टम था ये बहुत जल्दी फेल हो गया और 1879 में इस स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस को पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया। 1 साल भी पूरा नहीं चला ये सिस्टम। फिर बनाई गई एक और कमेटी, एटिसन कमेटी ऑन पब्लिक सर्विसेज। कब बनाई गई, 1886 में। देखो एक तो बनाई गई थी मैकुले कमेटी, अब दूसरी बनाई गई है एटिसन कमेटी ऑन पब्लिक सर्विसेज। कब, 1886 में। किसने सेटअप किया इसको, लॉर्ड डफरिन ने सेटअप किया इसको। और एटिसन कमेटी की रिकमेंडेशंस क्या थी। एक तो एटिसन कमेटी ने ये बोला कि ये जो डिवीजन है कि कुछ कोऑर्डिनेटेड सर्विसेज हैं, कुछ अनकोऑर्डिनेटेड पोस्ट हैं। बहुत सिंपल, कुछ हायर पोस्ट हैं और कुछ लोअर पोस्ट हैं। इस डिवीजन को ख़त्म करो और सिविल सर्विसेज को एक बार फिर से रीऑर्गेनाइज करो और 3 में क्लासीफाई करो। और क्लासिफिकेशन क्या रिकमेंड किया कि एक को बुलाओ इंपीरियल इंडियन सिविल सर्विसेज,
इंपीरियल इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम करवाओ इंग्लैंड में। दूसरी को बुलाओ प्रोविंशियल इंडियन सिविल सर्विसेज, और तीसरी क्लासिफिकेशन या कैटेगरी को बुलाओ सबऑर्डिनेट सिविल सर्विसेज। प्रोविंशियल और सबऑर्डिनेट दोनों के लिए एग्ज़ाम करवाओ इंडिया में। एटिसन कमेटी जिसको सेटअप किया गया 1886 में, एक तो वो ये कह रही है कि ये जो कोविनेटेड और अनकोविनेटेड वाला डिवीजन है इसको ख़त्म करो, सिविल सर्विसेज को एक बार फिर से रीऑर्गेनाइज करो और 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करो। एक कैटेगरी इंपीरियल इंडियन सिविल सर्विसेज जिसके लिए एग्ज़ाम करवाओ इंग्लैंड में, दूसरी प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज इसके लिए एग्ज़ाम करवाओ इंडिया में, और तीसरी सबऑर्डिनेट सिविल सर्विसेज इसके लिए भी एग्ज़ाम करवाओ इंडिया में। और एटिसन कमेटी ने ये भी बोला कि मैक्सिमम एज जो है उसको बढ़ाओ और कितना करो, 23 करो। देखो कमेटीज़ कौन कौन सी बनी हैं उनको तो याद रखना ही रखना है। अगर रिकमेंडेशंस याद रह जाएं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना भी रहें तो बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इतना याद रखना कि मैकुले कमेटी बनाई गई पब्लिक सर्विसेज के लिए, एटिसन कमेटी बनाई गई पब्लिक सर्विसेज के लिए। कब? 1886 में। किसने सेटअप की? डफरिन ने सेटअप की। 1893 में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगा। इंग्लैंड का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वो एक रेजोल्यूशन पास करेगा और बोलेगा कि सिविल सर्विसेज के लिए इंडिया और इंग्लैंड में साइमल्टेनियसली एग्जामिनेशन को होल्ड करो, एक साथ एग्ज़ाम करवाओ। लेकिन ये जो रेजोल्यूशन है ये कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। मतलब थोड़े थोड़े साइंस तो दिख रहे हैं कि कुछ इंप्रूवमेंट किया जाएगा, रेजोल्यूशन पास कर दिया गया है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। फिर एक और कमीशन बनाई गई, इज़लिंगटन कमीशन। कब बनाई गई? 1912 में। मैकुले कमेटी, मैकुले कमेटी के बाद एटिसन कमेटी, एटिसन कमेटी के बाद इज़लिंगटन कमीशन। ये जो इज़लिंगटन कमीशन है इसको बनाया गया 1912 में। और इज़लिंगटन कमीशन का ऑब्जर्वेशन ये था कि सिविल सर्विसेज में सिर्फ 5% इंडियंस हैं, बाकी सारे यूरोपियंस हैं। ये जो इज़लिंगटन कमीशन है इसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करने में 4 साल लग जाएंगे। और 1912 टर्मोइल वाला पीरियड है, 4 साल में इंडिया में सिचुएशन बहुत ज़्यादा बदल जाएगी। तो ये जो इज़लिंगटन कमीशन की रिपोर्ट आएगी ये अपने आप में इररेलेवेंट हो जाएगी। और फिर लाया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में अपन ने पढ़ा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये बोला गया कि इंडिया और इंग्लैंड में दोनों जगह पे साइमल्टेनियस एक साथ सिविल सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम को होल्ड करना चाहिए। ये रिकमेंडेशन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने। साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने यह भी बोला कि 1/3 ऑफ द रिक्रूटमेंट्स जो हैं वो इंडिया से ही होने चाहिए। एक तो क्या बोला गया कि इंडिया और इंग्लैंड दोनों जगह पे एक साथ एग्ज़ाम करवाओ सिविल सर्विसेज का। दूसरा ये बोला गया कि जितनी भी टोटल पोस्ट हैं उनमें से 1/3 रिक्रूटमेंट जो है, 1/3 पोस्ट जो है वो इंडिया से ही फिल करो। और तीसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 ने बोला कि सर्विसेज को एक बार फिर से रीऑर्गेनाइज करो और 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करो। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज? एक तो ऑल इंडिया सर्विसेज, दूसरी प्रोविंशियल सर्विसेज और तीसरी सबऑर्डिनेट सर्विसेज। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 की रिकमेंडेशंस थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 ने अपनी बात कह दी। फिर एक और कमीशन बनाई गई, ली कमीशन। ली कमीशन या जिसे रॉयल कमीशन भी बुलाया जाता है, कब बनाई गई? 1923 में। एक बनाई गई मैकुले कमेटी, दूसरी बनाई गई एटिसन कमेटी, तीसरी बनाई गई इज़लिंगटन कमीशन। मैं बार बार नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कल को अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी कमीशन बनी है पब्लिक सर्विसेज के ऊपर, तो आपको ये नाम याद रहने चाहिए। और चौथी बनाई गई ली कमीशन। ली कमीशन की रिकमेंडेशंस क्या थी? ली कमीशन ने बोला कि सिविल सर्विसेज को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करो, एक ऑल इंडिया, दूसरी सेंट्रल और तीसरी प्रोविंशियल। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 का क्लासिफिकेशन अलग था, उसकी रिकमेंडेशन अलग थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में क्या बोला गया था कि एक ऑल इंडिया, एक प्रोविंशियल और एक सबऑर्डिनेट। ली कमीशन की रिकमेंडेशन क्या है कि एक ऑल इंडिया, एक सेंट्रल और एक प्रोविंशियल होनी चाहिए। ली कमीशन अपनी रिकमेंडेशन में ये भी बोलेगा कि ऑल इंडिया सर्विसेज की पूरी अथॉरिटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दे दी जाए। किसको दे दी जाए? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दे दी जाए। जितने भी ट्रांसफर्ड फील्ड्स हैं जैसे एजुकेशन, जैसे सिविल मेडिकल सर्विसेज, उनके ऊपर रिक्रूटमेंट की पावर किसको दे दी जाए? प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को दे दी जाए। ली कमीशन जो कि 1923 में बनाई गई है वो क्या बोल रही है कि अगले 15 साल में हमें सिविल सर्विसेज में 50-50 पैरिटी, 50-50 इक्वालिटी को अचीव करना है बिटवीन यूरोपियंस एंड इंडियंस। कि मतलब 50% यूरोपियंस हों और 50% इंडियंस हों। ये कह रही है ली कमीशन इन 1923।
और ली कमीशन ने ये भी बोला कि पब्लिक सर्विस कमीशन को जल्दी से जल्दी स्टैब्लिश किया जाए, जिसके बारे में बोल दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। ली कमीशन की रिकमेंडेशंस क्या हैं? हालांकि मैं फिर बोल रहा हूँ, रिकमेंडेशंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, कॉस्ट बेनिफिट नहीं है। लेकिन हाँ, यूपीएससी कुछ भी पूछ लेता है, अगर आप में कैपेबिलिटी है याद रखने की तो आपको याद रखना चाहिए। ली कमीशन की रिकमेंडेशंस क्या हैं कि 3 क्लासेस बनाओ, ऑल इंडिया, सेंट्रल और प्रोविंशियल। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को पूरी अथॉरिटी दे दो, पावर दे दो ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड। जितने भी ट्रांसफर फील्ड्स हैं उनके ऊपर रिक्रूटमेंट करने की पावर दे दो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को। अगले 15 साल में हमें 50-50% पैरिटी इक्वलिटी को अचीव करना है बिटवीन यूरोपियंस एंड इंडियंस, और पब्लिक सर्विस कमीशन को जल्दी से जल्दी स्टैब्लिश किया जाए। और फिर फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को लाएगा। इस सेशन को ज़रूर देख लेना, 114th सेशन है जिसमें बातचीत की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। मोटा मोटा देख लेते हैं कि सिविल सर्विसेज से रिलेटेड क्या लिखा गया। एक तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को स्टैब्लिश किया गया इस 1935 के एक्ट के थ्रू, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन को स्टैब्लिश किया गया, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को स्टैब्लिश किया गया। इसके अलावा 1935 के एक्ट के थ्रू सिविल सर्वेंट्स को बहुत सारे प्रोटेक्शंस दिए गए। इनफैक्ट ये बोला गया दैट दिस सिविल सर्वेंट्स कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय अथॉरिटी बिलो द रैंक ऑफ ऑफिसर हु अपॉइंटेड हिम। सिविल सर्वेंट्स को खूब सारे प्रोटेक्शंस दिए गए और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को स्टैब्लिश किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो कौन सी कमीशंस बनी है, कब बनी है, उनको बहुत ढंग से याद रखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की क्या रिकमेंडेशंस थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू क्या किया गया, इसको बहुत ढंग से याद रखना। बाकी तो बेसिक कहानी है, बेसिक कहानी है। जैसे इस बेसिक कहानी में एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि भाई ट्रू सेंस में किसने स्टैब्लिश किया सिविल सर्विसेज को, कॉर्नवालिस ने। फिर ये पूछा जा सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज किसने सेटअप किया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने। और बाकी इन जनरल कहानी को याद रखो। बाई चांस अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाए, बाई चांस, तो आपको पता होना चाहिए कि सिविल सर्विसेज का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।